हम्म। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। जैसे कि हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि दुनिया जो है दो पावरफुल ब्लॉक्स में डिवाइड थी, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का, तो देन उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज अलग अलग हो जाती है, छोटी छोटी कंट्रीज थी। तो अब उनको जो अकेले छोटी सी कंट्री कम्बैट नहीं कर पाती है, तो वो क्या करती है, एक अपना ग्रुप बना लेती है अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो जो सेकंड चैप्टर है इसमें हमने ग्रुप्स को ही पढ़ना है, क्योंकि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हमने ये देखा कि यूएसए ने अपनी जो हिजोमोनी है वो एस्टेब्लिश कर दी है। तो हिजोमोनी एस्टेब्लिश करने के बाद मतलब एक ही यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया है। तो उसको कम्बैट करने के लिए बहुत सारी अल्टरनेटिव पावर्स जो हैं वो दुनिया के सामने आती है। तो इसमें हमने यूरोपियन यूनियन को पढ़ना है, आसियन को पढ़ना है, ब्रिक्स को पढ़ना है और सार्क को पढ़ना है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी पावर है चाइना को पढ़ना है। और एक प्रेडिक्शन भी हुई है कि 2040 में प्रॉपर चाइना जो है वो लीड करेगा पूरी दुनिया में। तो टॉपिक है हमारा यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो पहले तो यूरोप जो था वो वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन वॉर हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है। तो डिस्ट्रक्शन के बाद जो यूरोपियन लीडर्स थे उनको टेंशन पड़ी। टेंशन के बाद जो है यूरोपियन यूनियन की एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो आफ्टर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद एक डायलमा था, एक टेंशन थी यूरोपियन लीडर्स के बीच में। किस चीज को लेकर टेंशन थी कि अबाउट द स्टेटस ऑफ यूरोप, कि अब यूरोप का क्या होगा, क्योंकि वॉर में वो सब कुछ गवा चुके हैं, तो अब क्या होगा। तो देन इसी टेंशन की वजह से यूरोपियन यूनियन का जन्म हुआ। अब होता क्या है कि कोल्ड वार के टाइम पे, कोल्ड वार का जो टाइम था वो था 1945 से लेके 1991 तक। क्योंकि 1991 में फर्स्ट चैप्टर में जो आपने पढ़ा कि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो कोल्ड वार का जो टाइम था, इसी की वजह से यहाँ पे इसको हेल्प मिलती है। कोल्ड वार एडेड द इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप। तो एक ऐसा पीरियड कोल्ड वार जो कि एड कर रहा है किसको, यूरोप को इकट्ठा होने में। किस चीज के लिए एड कर रहा है, इंटीग्रेशन के लिए आफ्टर 1945। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है कि यूरोपियन इकोनॉमी, अब टेंशन किस चीज की थी, किस चीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, नुकसान हुआ था इकोनॉमी को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन कर गई थी वो वहां की इकोनॉमी थी। तो यूरोपियन इकोनॉमी जो है उसको रिवाइव करने के लिए जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, उसको सपोर्ट किसने दी। बहुत ही हैरानगी की बात है कि यहाँ पे यूएसए ने इसको सपोर्ट किया था, और एक प्लान था प्रॉपर, वहां का एक जर्नल था मार्शल, तो उसी के नाम से इस प्लान का नाम पड़ा। यूएसए ने जो इनको एड दी एक मार्शल प्लान के अंडर। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट आंसर की मार्शल प्लान क्या था। तो मार्शल प्लान यूएसए की तरफ से एक फाइनेंशियल एड थी यूरोपियन कंट्रीज को। क्लियर। और ये जो मार्शल नाम यहाँ पे चूज किया गया है, ये मार्शल वहां के जर्नल था, उसी जो वहां का हेड था जिसने ये मतलब फाइनेंशियल एड देने का सोचा, उसी के नाम से इस प्लान का नाम पड़ गया मार्शल प्लान। तो देन अब मार्शल प्लान के अंडर यूएसए को क्या मिलती है, यूरोप को मिलती है फाइनेंशियल सपोर्ट। और देन उसके बाद एक नई कलेक्टिव सिक्योरिटी भी जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। एक नई सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है वो नाटो, जैसे हमने यूएसएसआर के एक मिलिट्री पैक्ट को पढ़ा था जिसका नाम था वॉर्सा पैक्ट, वैसे ही नाटो जो है वो यूएसए का मिलिट्री अलायंस है। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर भी एस्टेब्लिश किया जाता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर यूएसए के द्वारा, जिसका नाम था नाटो। और ये प्रॉपर इसका हेड कौन है, यूएसए। अब क्या हुआ कि मार्शल प्लान के अंडर प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट की जाती है जिसका नाम था ओईईसी। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंडर जो एक जर्नी है पूरी इसकी, तो फर्स्ट ये इकोनॉमी को लेकर स्टार्ट हुई थी यूनियन की जो फॉर्मेशन है। देन उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप ये पॉलिटिक्स की तरफ डाइवर्ट हो गए। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं ओईईसी। क्लियर। कभी कभी वन मार्कर आ जाता है। और इसको एस्टेब्लिश किया 1948 में। याद रखना 1948 में किसको एस्टेब्लिश किया, ओईईसी को, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और फिर उसके बाद एक प्रॉपर ये फोरम बन जाता है
जिसमें कि वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स जो हैं वो शुरू कर देती हैं कॉपरेट करना। किस चीज पे कॉपरेट करना शुरू कर देती है? ट्रेड को लेकर और इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर। क्लियर? और फिर इसमें दूसरा स्टेप जो रहता है OEEC के बाद कि ये यहाँ पे पॉलिटिकल कॉपरेशन भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि इकोनॉमी को लेकर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर रिवाइव करने की बात कर रहे थे। बाद में ये पॉलिटिक्स की तरफ भी बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल कॉपरेशन इन लोगों के बीच में स्टार्ट हो गया और प्रॉपर यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होती है काउंसिल ऑफ यूरोप की। तो ये काउंसिल ऑफ यूरोप जो है 1 साल के बाद इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1949 में। ये टाइमलाइन याद रखना क्योंकि ऐसे MCQ आता है। अब ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है कि जो ये प्रोसेस था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, ठीक है, ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहाँ हो रहा है? यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज के बीच में। अब ये लीड कर रहा है किस चीज की तरफ? पॉलिटिक्स की तरफ। और यहाँ पे मतलब इकोनॉमी, फिर पॉलिटिक्स, फिर इकोनॉमी, तो प्रॉपर एक और ऑर्गेनाइजेशन की, एक और कम्युनिटी की एस्टेब्लिशमेंट होती है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की, जो कि एस्टेब्लिशमेंट हुई उसकी 1957 में। तो 1957 के बाद जो है प्रॉपर जब 1991 में USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो एकदम से प्रॉपर यूरोपियन यूनियन 1992 में हमारे सामने बन के आ गया और वो ट्रीटी थी एक maastricht ट्रीटी। ठीक है, अब आपको कोई पूछे कि यूरोपियन यूनियन क्या है, तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। ये पॉलिटिकल मतलब इसमें पॉलिटिक्स, राजनीति भी काम कर रही है और इसमें अर्थशास्त्र भी काम कर रहा है, इसमें इकोनॉमी को लेकर भी काम किया जा रहा है। तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। और इसमें मेंबर्स कितने हैं? इसमें मेंबर्स हैं 27 मेंबर्स। पहले इसमें 28 मेंबर्स थे, लास्ट मेंबर इसमें क्रोशिया था। आपने फुटबॉल टीम के बारे में सुना होगा, तो क्रोशिया, ऐसे याद रखना कि जो लास्ट मेंबर जो इसमें ज्वाइन किया था उसने क्रोशिया ने किया था, लेकिन बाद में यूके ने इसमें एग्जिट कर दिया। और कब एग्जिट किया था? 31 जनवरी 2020 में। और यहाँ पे जो प्रॉपर न्यूज चैनल्स दिखा रहे थे, एक प्रॉपर टर्म बड़ी ज्यादा वायरल हो गई थी, बड़ी ज्यादा फेमस हो गई थी, ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट इसी पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये ब्रेक्जिट क्या था कि ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया है। तो जब यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने, यूके ने एग्जिट किया था, तो उस टाइम पे प्रॉपर एक टर्म जो है वो फेमस हुई थी, ब्रेक्जिट, 31 जनवरी 2020। तो टोटल मेंबर इसमें रह जाते हैं 27। एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं? 27 मेंबर्स हैं। अब ये इतनी पावरफुल है, इसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि इनका अपनी एक करेंसी भी है और उस करेंसी का नाम है यूरो। यूरो, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, जैसे हमारे यहाँ पे रुपी है, अमेरिका में डॉलर है, वैसे ही यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? यूरो। ठीक है, और यूरो को जो इसमें 27 मेंबर्स हैं, 27 के 27 मेंबर्स यूरो को अडॉप्ट नहीं किया उन्होंने। टोटल मेंबर्स जो हैं वो 20 मेंबर्स है जिन्होंने यूरो को अपनी कंट्री में अडॉप्ट किया है। उसके बाद इनका अपना एक इकोनॉमिक यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी है। मतलब ये कोई ऐसे ही लोग नहीं है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल भी है। तो इनका अपना एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी है। अब अगर बात करें कि कौन से लोग थे जिन्होंने यूरोपियन यूनियन को प्रॉपर एस्टेब्लिश किया था, कौन से 6 फाउंडिंग मेंबर्स की, आपको बहुत बार यहाँ पे शॉर्ट आंसर आ जाता है। तो ये था फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी एंड लक्समबर्ग। तो लक्समबर्ग जो है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट कहाँ पे है? वो लक्समबर्ग में ही है।